वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 हम आज करने जा रहे हैं और टोटल अगर लेक्चर की बात करें तो टोटल लेक्चर नंबर होगा आपका 120। अगर अपने इस सीरीज की बात करें जहाँ से अपने पहली क्लास स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर अब तक, तो आपका ये लेक्चर नंबर आपका 120 देख रहे होंगे आप। पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से चल रहा है। ये हमारी क्लास की टाइमिंग आप देख रहे होंगे। और इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4, इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4 ये रहेगा। अगर आपने बाय द वे पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 मिस कर दिया है तो वह प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, आप उनको जरूर से तैयार करें और उनके नोट्स भी तैयार करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंट लगा दें, जय हिंद एक बार लिख दें, या हाउस द जोश एक बार रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, और लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट लगा लें। और लगे कि फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको लगे कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए सर को, तो क्लास को एक शेयर ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रखे। ये नहीं कि मैं एक शेयर नहीं करूंगा तो बाकी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रत्येक बच्चा अपने हक का शेयर जरूर करें, एक शेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, लगातार आपको उस मिशन को सक्सेस बनाने में लगी हुई है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है। इवन ये बोल सकते हैं कि आपके पीछे पड़िए कि सिलेक्शन दिला के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, फिर वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोड पूछता है स्पेशल क्लास के लिए भी, तो ये हमारा कोड है स्पेशल क्लास का, आप इंटर कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी जो स्पेशल क्लासेज होती है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री क्लासेज है। अगर अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटा ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। अनअकैडमी प्लस पे एक मेरा नया बैच कोर्स आ रहा है बेटा, 12 जनवरी से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से आपको करवाया जाएगा। जो बच्चा इन वीडियोस को कवर नहीं कर सकता है, यहाँ पे जो 120 वीडियोज है, अगर उसको लगता है कि नहीं मैं तो लाइव आके पढ़ूंगा, ये 120 वीडियोज मेरे से कवर नहीं होंगे, तो बच्चा उधर पढ़ सकता है, ठीक है। मनी प्रॉब्लम नहीं है तो अदरवाइज आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेटा 1 मंथ के लिए नहीं, या तो 3 मंथ के लिए जाइए जिनका लास्ट चांस है वो, या फिर 6 मंथ के लिए, या फिर 12 मंथ के लिए जाइए। और यहाँ पे आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएस सर लाइव कैपिटल लेटर में, देन 10% आपका डिस्काउंट होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख पाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सर, इस टेलीग्राम चैनल पे 28,000 प्लस बच्चे, 28,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। जो शाम को क्लास होती है स्पेशल क्लास, उसका टॉपिक वगैरह मैं इसी टेलीग्राम पे आपको बताता हूँ। बाकी क्लास के जो अपडेट होते हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। टीम आरएस सर, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। धारा विद्युत की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसके पहले 3 पार्ट में करवा चुका हूँ। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट, और आज हम इसका 4th पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही धमाकेदार होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बात बोलना चाहूँगा, एक प्रॉमिस आप मेरे से करेंगे। पहले मैं मेरी बात बता दूं बेटा, जो कॉन्सेप्ट मैं इधर करवा रहा हूं पूरा आराम से मैं आप तक उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस एक शर्त आपकी है, आप मुझे आपका फोकस चाहिए और आपका टाइम चाहिए। आने वाले 50 मिनट केवल बोर्ड पे आपका फोकस रहेगा, फालतू के कोई काम नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट इधर से उधर डिलीवर हो जाएगा, ये प्रॉमिस मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आज का टॉपिक, और वो है आपका टर्मिनल वोल्टता। अक्सर बच्चों को यहां से एक न्यूमेरिकल बनता है, अभी करके बताऊंगा आपको, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बच्चा कंफ्यूज होता है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में या विभवांतर में। हमने कल विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन आपको दिया, उसका फॉर्मूला आपको दिया, और आज हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज की। कल मैं ईएमएफ आपको याद दिला दूं ताकि तुम कंपेयर कर सको। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि अगर कोई सेल, जैसे मान लो ये आपका कोई सेल है ना, और ये सेल का
प्लस टर्मिनल है और ये सेल का माइनस टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस सेल से कोई करंट प्राप्त नहीं किया जा रहा है, यानी इसमें कोई हमने बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट यानी कोई लोड प्रतिरोध नहीं लगा रखा है। तो इस सिरों पे जो विभवांतर होगा वह EMF होगा, वह विद्युत वाहक बल होगा। इसे ओपन सर्किट कहते हैं, इसे खुला परिपथ कहते हैं। और यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, विद्युत वाहक बल होगा। अगर ओपन सर्किट है जब करंट यूज में नहीं आ रहा है। ये बात कल की मैंने रिवाइज की है, क्यों की है? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका समझना जरूरी है जिस पे मैं बात कर रहा हूं। एक बार बेटा इस विजुअल इफेक्ट को देखिए, डायग्राम को देखिए, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बेटा एक सेल आपको नजर आ रहा होगा येलो कलर में, और इस सेल का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से एक लोड प्रतिरोध हमने R जोड़ दिया है और ये नेगेटिव टर्मिनल वापस इधर आके जुड़ गया है। बेटा सेल है तो क्या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा? अगर सेल है तो क्या उस सेल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध होगा? यस और नो? जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे तो उनका भी विरोध होता है मोशन का, तो उस सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस आ जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध इधर रहा, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। ये जो मैंने लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका सेल हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो अब एक बार डायग्राम देख के मुझे बताना, कमेंट में रिप्लाई, क्या इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है? यस और नो? क्या इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है? यस और नो? सर्किट क्लोज नजर आ रहा है, आपको करंट फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर सेल परिपथ में जुड़ा हुआ हो और उससे करंट फ्लो कर रहा हो, सेल सर्किट में जुड़ा हुआ हो और उससे करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अब बताओ मुझे डेफिनेशन, दिल दिमाग तक पहुंची कि नहीं पहुंची? अगर सेल सर्किट में जुड़ा हुआ है, सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है, उससे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, यानी टर्मिनल वोल्टता होगी। मैं टर्मिनल वोल्टता को V से लिखूंगा, ऊपर देखना, और मैं EMF को E से लिखूंगा। मुझे एक बात बताना, गौर से एक फॉर्मूला लिखूंगा जहां से न्यूमेरिकल बनता है, 101% न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। प्रेजेंट कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज है V बराबर E माइनस का IR, बस यही फॉर्मूला है जिसमें जान फूकनी है हमें। V बराबर E माइनस IR, V बराबर E माइनस IR। अगर इस सेल से करंट लिया जा रहा है, धारा प्राप्त की जा रही है, लोड प्रतिरोध में करंट फ्लो किया जा रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टता उसके EMF से कम है। इस बार कुछ वोल्टेज में कमी आई है, वो कमी कहां पे आई है? वो कमी आई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसमें प्रवाहित धारा I है, तो ये IR हो गया। इसके सिरों पे विद्युत वाहक बल क्या था? E था। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आया वो E में से IR माइनस करने के बाद में आएगा। तो V बराबर E माइनस IR, ये पोटेंशियल आपका डिफरेंस है। इधर भी लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर E माइनस IR। ये IR का कॉन्सेप्ट आज क्यों आया, कल क्यों नहीं आया था? क्योंकि सर कल ओपन सर्किट था, कल करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क ही नहीं करेगा, और वर्क नहीं करेगा
तो अपना ओपन सर्किट में जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल होगा। ये कंपैरिजन आपके दिल में बसना चाहिए वोल्टेज का और ईएमएफ का। ये फॉर्मूला याद करो अभी का अभी। जब सेल से करंट प्राप्त किया जाता है, जब सेल से करंट लिया जाता है, तब V बराबर E माइनस आई आर। यहां से न्यूमेरिकल बनता है बेटा 101%। यहां से क्या बनता है बेटा? न्यूमेरिकल बनता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई है? अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। डेफिनेशन क्लियर है बेटा? शाबाश। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ इधर से। डेफिनेशन क्लियर है? लगभग 950 बच्चे क्लास में पहुंच गए। बहुत बढ़िया। डेफिनेशन क्लियर पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर सेल से करंट प्राप्त किया जा रहा है, उस दौरान उस सेल के सिरों पे डिफरेंस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्ट था V बराबर E माइनस आई आर। अगर सेल से करंट प्राप्त किया जा रहा है तो एक नोट और आगे में डालूंगा अगली वाली स्लाइड पे। यहां पे करंट का यूज हो रहा है, यूज कर रहे हैं करंट का, और यहां पे चार्ज कर रहे हैं बेटा। V बराबर E प्लस आई आर। बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। यहां पे करंट का यूज हो रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इधर बैटरी को लगा के बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को आवेशित कर रहे हैं, यानी बैटरी को चार्ज दिया जा रहा है। अगर बैटरी को चार्ज दिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ और आईआर के टोटल के बराबर आता है। बच्चा न्यूमेरिकल में यही गलती करता है, पता ही नहीं लगाता है कि बैटरी से करंट लिया जा रहा है या बैटरी को चार्ज दिया जा रहा है, और यहीं पे गलत होता है सवाल। यही है जहर कॉन्सेप्ट। इस स्लाइड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये कंफ्यूजन था, है और रहेगा अगर आज आपने क्लियर नहीं किया तो। ये करंट जब यूज होगा तो V बराबर E माइनस आई आर होगा, और जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो वहां पर V बराबर E प्लस आई आर। एक बार मुझे बताना याद हुआ कि नहीं हुआ? R बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। फिर से मैं लिख देता हूं टर्मिनल वोल्टेज में, ये तो मैंने बता दिया नोट में। पहला नोट आपका देखिए बेटा, आपका V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है। करंट का यूज, करंट इन यूज, धारा का प्रयोग हो रहा है, पहला नोट। दूसरा बेटा V बराबर E प्लस आई आर, यानी चार्ज, चार्ज किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है बैटरी को ऊर्जा दी जा रही है। यहाँ पे करंट प्रवाहित किया जा रहा है, यहाँ पे बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। ये दोनों न्यूमेरिकल यार अभी का अभी याद होना चाहिए। इनमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचे, इनमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ई क्या है बेटा? बहुत देर बाद में इतना बड़ा डाउट पूछ लिया आपने। ई ईएमएफ है जो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि बेटा टाइम पे क्लास में आने का प्रयास करें। बीच में एंट्री मारोगे तो वही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। बच्चे का डाउट देख लो, कितना बड़ा डाउट है कि ई क्या है। आज बच्चा ई पूछ रहा है, मतलब कल की क्लास का भी अता पता नहीं है बेटा। चलो, तो टर्मिनल वोल्टेज का मेन कॉन्सेप्ट, मेन डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर ओपन सर्किट है तो विद्युत वाहक बल, और क्लोज सर्किट करके अगर उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए तो उस सेल के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज होगा V बराबर E माइनस आई आर। अगर करंट फ्लो करता है तो, और अगर बैटरी को चार्ज करते हैं तो V बराबर E प्लस आई आर। अब मुझे एक चीज बताओ, यूनिट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, जल्दी से कमेंट में भर दो इसको फटाफट। यूनिट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? यूनिट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? जल्दी से मुझे बता दो। यूनिट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? यूनिट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट, जल्दी कमेंट कर दो बेटा, जल्दी से। सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस है।
तीनों एक ही प्राणी है बेटा। ईएमएफ ले लो, जिसको अपन ई से लिख रहे हैं, आप विभव वी ले लो, और इसी विभव वी को चाहे आप टर्मिनल वोल्टेज बोल दो। क्या बोल दो बेटा? टर्मिनल वोल्टेज बोल दो। सबका यूनिट एक ही है, और वो यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट। वो यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट। कंफ्यूजन है, डाउट है तो अपना क्लियर कर लेना बेटा। डायमेंशन बना सकते हो, बताया हुआ है डायमेंशन बनाना। कल भी ईएमएफ के लिए भी आपको बना के बताया था, आप बना के लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास इतना बड़ा एक सेल है ना, ये सेल का केप यानी टॉपी, और इस सेल का जो केप होता है उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और ये दूसरा साइड क्या है बेटा? नेगेटिव। यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पिछली बार जब मैंने इस बोतल का एक एग्जांपल दिया था लगभग 2-3 महीने पहले, फिर बाद में मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा, तो बच्चा कमेंट में क्या कह रहा है? सर बोतल तो नया ले लेते, पीछे मोचे पड़े हैं इतने भयंकर वाले, है ना। देखो बच्चे का कहाँ ध्यान गया है, इतने मोचे पड़े हैं बोतल में, बोतल तो नया ले लो भाई, गरीब आदमी है, ये मोचे पड़ी हुई बोतल ही ठीक है। अब जो बच्चा समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो केप है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है? नेगेटिव है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इधर से पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर से जब अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है, तो इसके जो सॉल्यूशन है इसमें और बहुत सारे आयंस है, मॉलिक्यूल्स है। जब वो इलेक्ट्रॉन चलता है तो वह आयंस उसके प्रवाह में रुकावट डालते हैं, उसको प्रवाहित नहीं होने देते, उसको फ्लो करने नहीं दिया जाता, वो बहेगा नहीं, रुकावट डालेंगे, बार बार उसको रोकेंगे। और वह सेल के अंदर हो रहा है, वो सेल के कहां हो रहा है? अंदर हो रहा है, मतलब अंदर की रुकावट है सेल की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। शाबाश। हाँ, मतलब सेल, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम आपको बना के बताने का प्रयास करूं तो एक सेल बना देता हूं बेटा, जो मैंने अभी समझाया था एज इट इज। ये केप है बेटा, ठीक है, सेल का, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकल के इधर जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो इनके फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होगी, जो बाधा उत्पन्न होगी, वही आपका होगा रेजिस्टेंस, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बात आपको याद में रखनी है। ये सेल के अंदर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध नाम दिया गया है, सेल के अंदर होने की वजह से। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, एक चीज मुझे बात बताना, ये देखो, एक चीज मुझे एक बात बताना, इस पॉइंट को मैं इससे लिंक कर रहा हूं बेटा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल के गया तो इसके लिए दूरी कम है, तो इतनी दूर में उसको रुकावट मिलेगी। एक बेचारा इलेक्ट्रॉन, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां होता और इलेक्ट्रॉन चल के यहां से यहां पे आता, तो बेचारा जब यहां से चल के जाएगा तो ज्यादा दूर चलेगा, तो उसके रुकावट ज्यादा होगी कि नहीं होगी? कमेंट में एग्री करो। जब वो दूर से चल के आ रहा है, बोले तो दोनों इलेक्ट्रोड दूर दूर है, एक पॉजिटिव पे है और एक नेगेटिव पे। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो क्या हुआ? जब वो पॉजिटिव से चल के नेगेटिव की ओर आता है, दूरी ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मतलब यह है बेटा, इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है, अगर अपन उसको इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, अगर अपन उसको इंक्रीज करते हैं, देन इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। एज इट इज दिमाग में छाप दो इसको, एज इट इज दिमाग में छाप दो, एज इट इज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। 1000 बच्चे लाइव हैं और लाइक्स हो रहे हैं केवल 700। बहुत बड़ी कंजूसी कर रहे हो तुम यार। चलो कोई बात नहीं, ये मर्जी आपकी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी बढ़ जाएगा। लॉजिक याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये, नोट्स में नोट डाल के लिखना, बिल्कुल शॉर्ट में लिख देना। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पे आर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दूसरा, ये नोट पॉइंट फर्स्ट आपका, ये नोट पॉइंट आपका 2।
नोट पॉइंट 2 क्या है अपने नोट्स में? विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने पे, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो वहां पे आर घटेगा। मैं आपको बताता हूं ये विद्युत अपघट्य क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट करके आपको बता देता हूं। ये सेल मेरे पास है, ठीक है, और इस सेल में बहुत सारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, मैंने कैप हटा दिया है। इस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही है, ठीक है, एक कैथोड है एक एनोड है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। यस, देखिए दो इलेक्ट्रोड अपने पास है, दो इलेक्ट्रोड अपने पास है, और ये इलेक्ट्रोड इस सेल में कितना डूबा हुआ है, देखो अभी तो बहुत बाहर है, अब अंदर चला गया और अंदर चला गया, देखो तो उस इलेक्ट्रोड का कितना एरिया, जो कैथोड एनोड है, जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, उसका कितना एरिया सॉल्यूशन के अंदर है, कितना एरिया सॉल्यूशन के अंदर है विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। जितना ज्यादा अंदर डूबेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया बढ़ाओगे डूबने का, भाई ज्यादा क्षेत्रफल अंदर चला जाएगा तो उसको दिक्कत कहां पे आएगी, वो आराम से चल पाएगा, चलने के लिए जगह मिलेगी, एरिया ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोड का अंदर डूब गया तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। जब जगह कम होती है तो प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा, टक्कर ज्यादा होगी, जगह कम मिलेगी चलने के लिए, जगह आराम से तो आराम से खुला खुला चल रहा है, क्या दिक्कत है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। बोले तो इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाओ तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। 100 बातों की एक ही बात बोलूंगा, नोट पॉइंट 2 क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बेटा, याद हुआ क्या? पहले वाला था इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाओ इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बीच की दूरी बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाओ, डूबने वाला एरिया, जो आप इलेक्ट्रोड इसमें डुबो रहे हो ना सेल में, उसका एरिया ज्यादा बढ़ा दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर बेटा सभी बच्चों को? याद हुआ, एक बार बताना, याद हुआ बेटा? 2 बार रिपीट कर चुका हूं बेटा मैं। तीसरा नोट देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, वेरी मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। इसका बेस्ट सवाल मैं देता हूं, अभी आपको याद दिलाता हूं, वो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। सर वो सवाल इधर लिंक करता है, हाँ जी वो सवाल याद है। सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है आसानी से, गर्मियों में वही गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है, क्यों? सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती आसानी से, गर्मियों में आसानी से स्टार्ट हो जाती है, क्यों? जवाब समझ में आया? जवाब है इंटरनल रेजिस्टेंस से। गर्मियों में क्या होता है सर, ताप ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है। बैटरी के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया तो करंट आसानी से फ्लो कर गया और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। सर्दियों में क्या होता है सर, टेम्परेचर कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जब अपन गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो करंट का फ्लो है वो नहीं हो पाता आसानी से, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों में गाड़ी आसानी से स्टार्ट नहीं होती है। सीजन सर्दियों का चल रहा है भयंकर वाला, तो रीजन समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। प्रैक्टिस का सवाल आज के बाद में गलत कर दिया तो देख लेना, बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, इससे बढ़िया गजब का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इंपोर्टेंट लगा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल बनने वाला है, गजब का क्वेश्चन बनने वाला है। याद हुआ बेटा? याद हुआ? सभी बच्चे एक बार एग्री करें, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर याद हो रहा है, समझ में आ रहा है तो बेटा मुझे पूरा सपोर्ट आपका लाइक बटन पे नजर आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक पे बता दो, प्रेजेंट वहां पे मुझे नजर आनी चाहिए, पूरा जोश नजर आना चाहिए। अब आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की क्लास का,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेलों का संयोजन। बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सर हमने तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, लेकिन शायद लास्ट एग्जाम नेवी का था या एयरफोर्स का, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों से शायद सीरीज में या पैरेलल में आर इक्वल पूछ लिया था। सेलों के कॉम्बिनेशन में आर इक्वल, शायद सीरीज ही होगा, देखते हैं अभी पता चलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे, एक सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे, एक समांतर में लगा देंगे और एक सीरीज में लगा देंगे। तो सेलों का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की श्रेणी में आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एक फिगर से मिला देता हूं। इस फिगर से आइए बेटा, एक हमारे पास सेल है भैया प्लस और माइनस, सेल का नाम है जी E1, और इसके अंदर की जो गैस है वो है R1, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो गैस क्या है बेटा? R1। दूसरा सेल है जी हमारे पास E2, और इसके अंदर की गैस है R2, आंतरिक प्रतिरोध। तीसरा सेल है En, ओहो डॉट डॉट आ गया है तो En, तो इसका गैस है Rn। देखना आप, n तक चला गया, बड़ा गजब का सवाल बन गया। तो और नीचे हमने एक लोड प्रतिरोध, ये क्या है बेटा? लोड प्रतिरोध। इसे क्या बोलते हैं बेटा? लोड प्रतिरोध, जिसपे लोड लिया जाएगा, जिसपे धारा का प्रयोग होगा, धारा का यूज किया जाएगा। सर्किट क्लोज है? हाँ जी, सर्किट क्लोज है। क्या सर्किट से करंट फ्लो करेगा? जी हाँ, करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले इस सवाल में मेरा एक नोट आपसे है जो मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले इन सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बता दो मुझे। सबसे पहले ये जो n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनका आप मुझे R इक्विवेलेंट बता दो। सेम कॉपी करके चिपका दो, कॉपी पेस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस वाला। R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पे स्मॉल r इक्विवेलेंट बराबर पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, और कहाँ तक चला जाएगा? Rn तक चला जाएगा। कोई नई बात बताइए क्या मैंने? ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं? R1, R2, R3 डॉट 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 Rn तक जा रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सीरीज में डायरेक्ट जुड़ गया बेटा, डायरेक्ट जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यस, पहला नोट हो गया। चलो दूसरा नोट मुझे यहां पे लिखना चाहिए। पहला नोट में यहां पे नोट की जगह इधर है, तो मुझे इधर लिख लेना चाहिए बेटा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 प्लस का R3 डॉट 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 प्लस का Rn। बेटा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 बेटा E इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। E इक्विवेलेंट क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? E इक्विवेलेंट पे डायरेक्ट जुड़ेगा, यानी सभी सेलों के EMF जोड़ दिया जाए, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में ही मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 अलग अलग हैं, और इनको आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो बेटा E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस कहाँ तक जा रहा है बेटा? En तक। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को नोट 1 और नोट 2 में अगर कोई ऐतराज है तो जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, फिर एक बेहतरीन लेवल का न्यूमेरिकल आपको करवा के देता हूं, मैं फॉर्मूला देता हूं। यहां से बताओ किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल जुड़े हैं तो दो सवाल, आपको R इक्विवेलेंट पूछ सकता है, आपको E इक्विवेलेंट पूछ सकता है किसी बच्चे का कोई डाउट? है किसी बच्चे का कोई डाउट? क्लियर है बेटा? चलो जी, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो, अब आता है आपका एक पॉइंट नोट, ये हो गया, ये हो गया। एक नोट पॉइंट और मुझे डाल देना चाहिए, आगे जगह है क्या? नहीं है, चलो यहीं पे डाल लो बेटा। एक नोट पॉइंट तीसरा इधर पे डाल लो बेटा, करंट आई। अब आएगा मजा। इधर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था हमने मॉर्निंग वाली क्लास में। मैंने ओम का नियम याद दिलाया था, एक बार दिमाग में उसको रिमेंबर करो। हाँ जी, I इक्वल टू V बटा R।
वी की जगह मुझे विद्युत वाहक बल ई लिखना चाहिए, लेकिन ई से काम नहीं चलेगा, सेल अकेला नहीं है, बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर भी प्रतिरोध अकेला नहीं है, 1 2 3 तो ये एन तो ये, और एक आपका लोड प्रतिरोध। अब आएगा मजा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, आर इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, और उसमें एक को और जोड़ना पड़ेगा, वो है आपका लोड प्रतिरोध कैपिटल आर। बेटा इस फॉर्मूले को मैं एज इट इज लिख देता हूं एक बार इधर से, आई बराबर ये है आपका फाइनल न्यूमेरिकल, ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। बस ये था वो न्यूमेरिकल जो हमने प्रैक्टिस किया था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ, फटाफट से जल्दी से क्लियर करके बताओ, जल्दी से क्लियर करके बताओ। कितने सेल हैं बेटा, एन बैटरी इधर जुड़ी हुई है, कितनी बैटरी जुड़ी हुई है बेटा, एन बैटरी इधर जुड़ी हुई है, एन बैटरियों को आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, एन बैटरी कनेक्टेड है, एन बैटरियों को आपने सीरीज में जोड़ रखा है, पहली बैटरी, उसके आगे दूसरी बैटरी, फिर उसके आगे तीसरी बैटरी, फिर उसके आगे चौथी बैटरी, उसके आगे पांचवी, एन बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है। तो इस तरीके से आपको ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और नीचे स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का आंतरिक प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध आपका आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यहां से, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाओ बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो मुझे एक राज की बात बताओ, आपने अगर अभी उसको नोटिस किया तो मैंने क्या कहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में विद्युत वाहक बल सभी सेलों के अलग अलग होते हैं। अगर आपने उसको नोटिस कर लिया है तो बताओ यस और नो। ये देखिए सेल का विद्युत वाहक बल ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, और लास्ट में कैपिटल आर। ये कैपिटल आर तो आपका लोड प्रतिरोध है, ये कैपिटल आर तो आपका क्या है बेटा, लोड प्रतिरोध है। ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से ये है कि यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने सेल कनेक्ट किए हैं उसका आप मुझे सिंपल का कॉन्सेप्ट बताइए, करंट निकाल सकते हो कि नहीं। इसमें ई इक्विवेलेंट तो बेटा ई रहेगा। ई इक्विवेलेंट कोई बच्चा सोचे कि सर इक्विवेलेंट बताओ, क्या बताऊं, शर्म आ जाएगी। ई इक्विवेलेंट तो बेटा ई है, क्या, क्योंकि सभी के विद्युत वाहक बल तो बराबर है, सभी के आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, सभी के आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, आर आर और आर और आर, इंटरनल रेजिस्टेंस सबके बराबर है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा आर इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, आर इक्विवेलेंट बताओ। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हो बेटा, इधर लिखूं क्या, इधर लिख देता हूं, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बटा एन। मान लो ये कहां तक कनेक्टेड है बेटा, एन तक। तो ये बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है, कल की क्लास में बता दिया था ये, और ये तो आपका ऑलरेडी आता ही आता है किसी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी बताओ बेटा, है किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा यहां से। बहुत बढ़िया। तो यहां पे ये इक्विवेलेंट का और आपका आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, यस ओके। चलो देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आ गया, इसमें कुछ खास नहीं ज्यादा, एक न्यूमेरिकल आ गया, फटाफट एक बार इसको सॉल्व कर दो, फटाफट एक बार सॉल्व कर दो, मजा आ जाएगा। जहर वाला कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यूनिक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। धारा से आवेशित किया जाता है, क्या गजब का न्यूमेरिकल यार, सच्ची बता रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। अभी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा और दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा जहर लेवल पे। जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहे हैं, दिल खुश हो जाएगा। छोटी छोटी मगर बहुत बड़ी बातें हैं, क्या बात है। बी, अरे वाह मेरे शेरों। सबसे पहली बात तो जो नोटिस करनी थी वो क्या थी, इसको चार्ज किया जाता है। मैंने आपको टर्मिनल वोल्टेज के दो फॉर्मूले लिखाए थे। जब करंट यूज होता है तो V बराबर E माइनस आई आर, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है,
करंट यूज नहीं हो रहा है, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला होगा V बराबर E प्लस आई आर। यस, यही चीज हमें देखनी थी, यही इस सवाल का मेकअप, ताकि बच्चा इस बात को नोटिस करे। अब आएगा मजा। देखो बेटा, V बराबर ई का वैल्यू कितना विद्युत वाहक बल है बेटा 2 वोल्ट EMF, तो ये हो गया 2 प्लस आई, करंट कितना बेटा, करंट कितना है 5 एम्पियर, और आर आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1। तो बेटा V बराबर कितना हो गया 2.5 यानी 2.5 वोल्ट। क्या बात है, सच्ची बता रहा हूँ, ये सवाल कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये सवाल कॉन्सेप्ट के लिए है जो आप तक डिलीवर किया जा रहा है। ये सवाल कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट के लिए डिलीवर किया गया है। अगर फील कर रहे हो सवालों को कि हाँ सर आज पता चला इन फॉर्मूलों का राज क्या है, कोई नई चीज सीखी हो, तो उसका जोश मुझे दिखना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के पास जो भी चीज सीखेंगे आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन क्लियर करेंगे। भागा दौड़ कर रहे हो, भेड़ चाल चल रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, फिर क्या फायदा उसका। व्हीटस्टोन ब्रिज, मौसम आ रहा है पतंगों का, है ना, मौसम आ रहा है पतंगों का, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, एक पतंग बनाएंगे, और उसी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, जिन पे अपन बात करने वाले हैं। यस और नो? देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज यानी एक ऐसा ब्रिज, 4 प्रतिरोध को लेके एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जिसकी बीच वाली भुजा, ये पतंग ही तो है, ये पतंग ही तो है, और जिसपे वो ताने बांधे जाते हैं, यहाँ पे बांध दिया जाता है एक ताना, है ना, यहाँ पे, और ये तो आंख वाला पतंग है, देखो आंख देखो इसकी कितनी गजब की है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो बीच वाली भुजा है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो मैं कुछ आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं, उसको नोटिस करना, ध्यान से समझना, क्लियर करना। क्या बेटा, ये जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता कैसे है, इसमें 4 प्रतिरोध लगाते हैं, एक प्रतिरोध P, एक प्रतिरोध Q, एक प्रतिरोध R और एक प्रतिरोध S। ऐसे करके कितने प्रतिरोध लगाते हैं बेटा, 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाते हैं। नीचे एक सेल लगा दिया और इस सेल से करंट फ्लो कर दिया हमने I, वैसे I1 I2 है, मैं बताऊंगा कैसे। I करंट बिंदु A पर पहुंचते ही 2 हिस्सों में बट गया, I1 और I2, और ये इधर जाने के बाद धारा इस भुजा में या तो नीचे से आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। 3 कंडीशन, अगर VB ग्रेटर देन VD हुआ तो धारा ऊपर से नीचे आएगी, अगर VD ग्रेटर देन VB हुआ, इस बिंदु पर विभव ज्यादा हुआ तो धारा नीचे से ऊपर जाएगी, और अगर VB बराबर VD हुआ तो ये होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। और यहीं पर धूम मचानी है, यही अपने काम की चीज है। इस भुजा में करंट IG का वैल्यू 0, कोई करंट फ्लो नहीं होगा बीच वाली भुजा में, ये बात आपको याद रखनी है। इस बीच वाली भुजा में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, IG का वैल्यू 0 है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। कोई बच्चा पूछ लेगा सर इस व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है, बेटा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, अज्ञात प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहला जो सवाल बनेगा, आगे जगह है क्या, ये रहा नोट, सबसे पहला जो नोट बनेगा वो क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। बिंदु B पर विभव अगर बिंदु D पर विभव के बराबर है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन होगा। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में चारों प्रतिरोधों का अनुपात, नोट करो अपने दिल दिमाग हृदय फेफड़े में, P बटा Q बराबर R बटा S। याद हुआ तो मुझे एग्री करो फटाफट। P बटा Q बराबर R बटा S, अगर याद हो रहा तो जल्दी से बता दो फटाफट, अगर याद हो रहा है तो जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या मैंने सही लिखा है बेटा। और इस कंडीशन में कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, अगर मैं एक बात और, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख लो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाली भुजा में यानी IG, करंट IG का वैल्यू 0 हो जाएगा, करंट IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यस क्लियर हो रहा है बेटा।
याद हो रहा है बेटा? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस और नो? 3 कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन, बिंदु बी पर विभव बिंदु डी पर विभव के बराबर है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और उस कंडीशन में प्रतिरोधों का अनुपात P बटा Q बराबर R बटा S न्यूमेरिकल बनेगा इससे। और यही एक नोट सवाल मैंने डाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर वाली शाखा, धारा मापी वाली शाखा, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, IG का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो मैंने आपको इधर बता दिया है, ये नीचे लिख दिया है। बताओ क्लियर है बेटा? और लास्ट में इसका यूज है, जो आपको यूज इधर दे दिया है मैंने, वो यूज है बेटा मीटर सेतु, जो आपको सॉरी मीटर ब्रिज जो दिया गया है, उसी आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है उसी पे वर्क करता है आपका मीटर ब्रिज। प्रैक्टिकल किया होगा बोर्ड में, और उसी पे वर्क करता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेकिन ये NCERT बोर्ड में आपका नहीं है। प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज आपने प्रैक्टिकल किया होगा, अज्ञात प्रतिरोध भी निकाला होगा, तुलना भी किया होगा आपने, है ना, आंतरिक प्रतिरोध भी निकाला होगा सेल का, इसका प्रैक्टिकल करके आपने, ठीक है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले मुझे ये बात बताओ, जो आपका मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? मीटर ब्रिज में हो रहा है और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हो रहा है। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? एक बार जल्दी बताना। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, 1000 लाइक हो गए। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ये आपका प्यार है, सपोर्ट है, आपकी मेहनत है, आपका लगन है, आपकी जिज्ञासा है, जो क्लास में आके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, नोट्स भी बनाते हो, याद भी करते हो, और आपका सपोर्ट हमें पूरा नजर आता है। तो हम दिलो जान से लगे हुए हैं आप ही की लिए यहाँ पे मेहनत करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 4 प्रतिरोध 4 भुजाओं में लगे होंगे, एक अज्ञात प्रतिरोध होगा जो निकाल लिया जाएगा। 3 कंडीशन होती है, ये दोनों कंडीशन अपने काम में नहीं आती है, अपने काम में कंडीशन आती है तीसरी, VB बराबर VD, और इसको लेकर मैंने तीनों कंडीशन इधर लिख दिया है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है? यस सर। एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए बेटा, एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक न्यूमेरिकल बना देता हूं मैं आपको, ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक न्यूमेरिकल। फटाफट आ जाओ मैदान में, फटाफट मैदान में आ जाओ बेटा। 2 डायग्राम है, एक डायग्राम पहले वाले का आंसर कमेंट करो, दूसरे वाले का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन आपका। अभी क्लास सेव होगी, उसके बाद में आंसर कमेंट करना इसका। ये अभी बताओ, इसका बताओ R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B, A एंड B। ये सवाल आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे, न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अगर चारों प्रतिरोध बराबर हैं, अगर चारों प्रतिरोध PQRS बराबर है तो अनुपात 1:1 आ जाएगा, तो बैलेंस होगा। P R R R और R, तो बीच वाला प्रतिरोध काउंट नहीं होता है, और R इक्विवेलेंट भी आपका R आ जाएगा। इसका आंसर जरूर कमेंट करके मुझे बताना है। यहाँ पर इसका अगर प्रतिरोध आप भूल गए हैं तो प्रतिरोध भी R है। इसका आंसर क्या होगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स वाले सर की क्लास आ रही है, केवल 5 ही मिनट में बैक टू बैक फायर जबरदस्त लेवल पे। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इसका आंसर मुझे अभी का अभी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।